नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज का ये बुलेटिन जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें कई बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। आपको इसमें सोने चांदी में क्या हो रहा है लेटेस्ट वो भी बताएंगे। कैसे सोना चांदी और तेल तीनों एक साथ ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये भी बताएंगे। कैसे डॉलर पर बड़ा संकट और गोल्ड ही आपको बचाएगा इस पर भी चर्चा करेंगे। कैसे भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी के जरिए केवल 80 दिनों में 10,000 करोड़ से ज्यादा कमाया ये भी समझेंगे। और कैसे टाटा ग्रुप के चेयरमैन के इस्तीफे का क्या होगा असर ये भी समझेंगे। इन तमाम चीजों पर हमें जानकारी देंगे वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, सबसे पहले तो बातचीत शुरू करें सर, तो सोने चांदी से ही सर थोड़ी बातचीत शुरू कर दीजिए। क्या चल रहा है सर लेटेस्ट? ये जो गोल्ड, तेल और चांदी तीनों एक साथ ऊपर बढ़ रहे हैं, ये तो सर थोड़ा सा चमत्कार भी इसे माना जा सकता है। बिल्कुल, सोने चांदी ने जैसा हमने कल बात करी थी, जो लोग हमको रेगुलरली फॉलो करते हैं, कि सोने चांदी ने ये जो बंधन था, बॉन्ड इंडेक्स, क्रूड ऑयल और बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और क्रूड ऑयल का बंधन, ऐसा लग रहा है तोड़ा है। और अब सोना चांदी कह रहे हैं कि भैया बहुत निभा ली हमने रिश्तेदारी, अब हमारी है बारी। कुछ इस प्रकार का मुझे लग रहा है ये संदेश मिल रहा है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, सोना लगभग $4,390 के आसपास है। चांदी 65 और $66 के बीच में है। ये प्रति आउंस में बता रहा हूँ। भारतीय रुपए में बात करूं तो सोना इस समय लगभग 1,54,000, 1,55,000 के बीच में है। और चांदी भी उसी प्रकार से आप लगा लीजिए, 2,30,38,000 के आसपास है। अलग अलग बाजारों में अलग अलग रेट होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि इसके बारे में आपको याद होगा, कल हमने वीडियो भी दिया था जब मैंने इस बात का जिक्र किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सोना चांदी इसको, इस समय जो ज्यादा सोना चांदी किस चीज पे ध्यान दे रहा है। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि आज शाम को 6 बजे के करीब हाँ। अमेरिका के सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे। सीपीआई तो हम लोग बोलते हैं, वहां पर इन्फ्लेशन के नंबर्स बोलते हैं। उस पर नजर रखिए आप, क्योंकि हो सकता है कि कुछ तवज्जो, एक हाँ। उर्दू में शब्द होता है तवज्जो, कुछ तवज्जो, कुछ ध्यान जो है सोना चांदी की प्राइसेस उस पर दें। क्योंकि अगर ये महंगाई कम आती है तो हम्म। यहां से सोना चांदी को और रफ्तार पकड़ेगी। अगर ये महंगाई बढ़ के आती है तो हम्म। थोड़ा बहुत सोना चांदी पे दबाव आ सकता है। पर इसमें एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा हाँ। कि अगर कम आई तो चढ़ने का प्रोग्राम ज्यादा होगा सोने चांदी का, और अगर ज्यादा आई तो गिरने का प्रोग्राम उतना नहीं होगा। हाँ। ये एक जरूरी बात समझिए। पहले इसका उल्टा था। हम्म। जब ये आंकड़े बढ़ते थे तो इससे सोने चांदी पे ज्यादा दबाव पड़ता था, उठता थोड़ा सा था। अब थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि पासा पलट गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। बाकी सोना चांदी इस समय जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को और दुनिया की बढ़ती हुई डेट को, आर्थिक इंस्टेबिलिटी, जो आर्थिक हम अस्थिरता बोलते हैं, हाँ। और आर्थिक अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, डेट पोजीशन और कमजोरी जो आती दिख रही है अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, जिसकी वजह से जॉब्स नहीं लगी। आपको याद होगा 23,000 जॉब्स कट हुई, और वो एक चिंता की बात हो रही है। इलेक्शंस आगे आ रहे हैं। ये भी माना जा रहा है सोने चांदी के ट्रेडर्स में, जो मैं बात कह रहा था, ये बात मुझे कॉमेक्स से न्यूयॉर्क में रेटिफाई हो गई हाँ। कि अब ट्रेडर्स ज्यादातर ये मान रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप महंगाई तो बढ़ने नहीं देंगे किसी भी हालत में। हम्म। तो इसलिए इन सब बातों को देखते हुए मुझे लग रहा है सोना चांदी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। उधर चाइना की खरीदारी लगातार जारी है। अभी एक और खबर आई कि 62% चाइना ने अपनी चांदी की खरीदारी जून में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा दी। तो चांदी में भी बड़ी खबर है। और चांदी का पहली बार शॉर्टेज का आंकड़ा भी निकल के आया। लगभग 46.2 मिलियन आउंस का इस समय चांदी में शॉर्टेज चल रही है। तो चांदी में आपने जो हाल की बढ़ोतरी हुई है, 15% करीब चांदी बढ़ गई है। गोल्ड जो है 10% के करीब बढ़ा है, पर चांदी जो है 15% के करीब बढ़ गई है। हाँ। तो इस सबको देखते हुए लग रहा है कि एक इंग्लिश में कहावत होती है विक्रांत, दैट द वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर। हाँ। ऐसा लग रहा है कि जो सोने चांदी के ये जो दिन थे, जो 28-29 जनवरी से लेके और लगातार अब तक चल रहे थे, ऐसा लग रहा है वो दिन अब पीछे जा चुके हैं। पर मैं लग रहा है, हाँ। पर मैं पूरी तरह से अभी बहुत ज्यादा आशावादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है बीच बीच में अभी करेक्टिव फेसेस आएंगे, बीच बीच में कंसोलिडेशन के फेसेस आएंगे बहुत सारे। मैं सोशल मीडिया, यूट्यूब पे आप पलट के देखें तो दिखेंगे, अब सोना चांदी ने पकड़ ली रफ्तार, अब सोना चांदी के अच्छे दिन शुरू, अब सोना, वो खाली देखिए, खाली व्यूज लेने के लिए हाँ।
इस प्रकार के, मैं हमने आपने पहले भी बात करी, भ्रामक भ्रामक जो है थंबनेल्स और वीडियोस नहीं बनाने चाहिए। मेरे लिए सारे ही यूट्यूबर्स माननीय हैं, मैं उन सबका आदर करता हूं, पर मैं ज्यादा, मुझे चिंता रहती है व्यूअर्स की, ऑडियंस की, जो देख रहे हैं। हाँ। अगर आप ऐसा कर देंगे अब सोने चांदी में चाल शुरू, अरे हो सकता है चाल शुरू हो गई हो, पर क्या होता है कि ऐसे वीडियो देख के लोग फिर उसमें बड़ा पैसा लगाने के लिए, अपनी जमा पूंजी लगाने के लिए इंसाइट हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। बहुत ही आपको सोच समझ के, मैं इसलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सोना चांदी को अच्छे से जानते हैं। इनको जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, उनकी पोजीशनिंग लगातार चेंज होती रहती है, हाँ। लगातार बदलती रहती है। इसकी वजह से कई दफे हमें भी ये आलोचना झेलनी पड़ती है कि भाई अभी तो कुछ कह रहे थे, अब कुछ कह रहे, अरे भाई फैक्टर्स ही बदल गए, तो हम तो आपको सच्चाई बताएंगे। तो इसलिए ऐसे भ्रामक वीडियो देख के मैं लोगों को सलाह दूंगा कि फूक फूक कर पग धरिए। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, आपको बहुत संभल के चलना है। और जो हमारा स्टैगर्ड वे ऑफ ये है कि मैं अगर होता तो मैं थोड़ा थोड़ा करके लंबे वक्त के लिए रखता, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी ये है कि हाँ, बहुत लंबे अंतराल के बाद, करीब करीब 2 महीने बाद ये लेवल्स वापस आए हैं। इन लेवल्स का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आगे लेवल्स मेंटेन रहेंगे। मैंने आपको याद होगा कहा था एक वीडियो में कि अब से लेके इलेक्शन तक, अमेरिका के इलेक्शन तक बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस पे नजर रखिए, सोने चांदी पे बड़ा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। सर एक चीज और समझना चाहूंगा कि बॉन्ड बाजार भी भाग रहा है और उसके साथ साथ फिर भी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डॉलर पर बड़ा संकट आ सकता है और गोल्ड ही ऐसी स्थिति में आपको बचाएगा। तो इसको किस तरीके से देखा जाए कि एक तरफ तो बॉन्ड बाजार भी भाग रहा है और दूसरी तरफ डॉलर पर बड़े संकट की भी बात की जा रही है और गोल्ड को सेवियर बताया जा रहा है कि वही आपको बचाएगा। देखिए, बॉन्ड बाजार जो भाग रहा है वो अमेरिका में अभी भी महंगाई का अंदेशा, जो अंदेशा है वो हाँ। अभी भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारी अमेरिका में, हालांकि आज शाम को महंगाई के नंबर्स आएंगे। जो गोल्ड में क्या हुआ है कि गोल्ड ने अब बॉन्ड यील्ड को देखना कम कर दिया है। हम्म। ये फर्क आया है। महंगाई में कोई फर्क नहीं आया है, हाँ। महंगाई जस की तस है। और अगर कोई ये कहे कि महंगाई जो है वो वहां से कम हो गई है, या महंगाई वहां से, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस सिर्फ गोल्ड ने महंगाई की तरफ से अपना हल्का सा रुख जो है, अपना मुंह अगर मैं कहूं थोड़ा सा मोड़ लिया है। वो महंगाई को उस तरीके से नहीं देख रहा। और मैं आपको एक बात बताऊं सैद्धांतिक तौर पर, विक्रांत, आपको सैद्धांतिक बात बताता हूं मैं, जो इस समय होती दिख रही है। हाँ। सिद्धांत ये कहता है कि अगर महंगाई बढ़ती है हाँ। तो इससे करेंसी कमजोर होती है। ये तो सब जानते हैं कि हाँ। भाई आपका आपका जो सामान 100 रुपए में आता था, आप झोला भर के लाते थे, आप पोटली भर के लाते हैं। हाँ। अगर महंगाई बढ़ती है तो करेंसी कमजोर होती है, और अगर करेंसी कमजोर होती है, विक्रांत ध्यान दीजिएगा, जी। तो ये गोल्ड के लिए अच्छा होता है। हाँ। पर यहां पर क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो है महंगाई को देख रही, तो महंगाई सोने के लिए पर से बुरी नहीं है। हाँ। ये तो कॉमेक्स के कुछ सट्टेबाजों ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था कि हाँ। भाई महंगाई बढ़ेगी, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, तो लोग जो है सोने चांदी में से हटके और बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। इस प्रकार की एक धारणा वहां पर बनी हुई थी। सैद्धांतिक तौर पे अगर आप देखेंगे तो महंगाई बढ़ना सोने की कीमतों को ऊपर ले जाता है, नीचे नहीं ले जाता, क्योंकि ऐसे में सोने को एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है, जो बात आप कह रहे थे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। ये अब क्योंकि तीज का त्योहार सामने है और उसके बाद हमारा त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है, क्या दिवाली के आसपास की अब चर्चा शुरू होने लगी है? क्या आपको तस्वीर दिखाई दे रही है सर दिवाली के आसपास और गोल्ड सिल्वर को लेकर? देखिए, पहली बात तो विक्रांत, हाँ। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये धनतेरस, दिवाली, अक्षय तृतीया, मैं भी इन त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाता हूं। और मेरे भी दिल के त्योहार उतने ही करीब है जितने एक आम भारतीय के होते हैं। हाँ। पर फॉर गॉड सेक, हाँ। शादी ब्याह, धनतेरस, अक्षय तृतीया, इसका सोने चांदी की कीमतों से कोई लेना देना नहीं है। या मैं उल्टा बोलूं, हाँ। सोने की कीमतों का इन त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है भैया। ये 99% इंपोर्टेड मामला है। वहां वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, वहां पर फेड ने क्या कहा, वो जरूर, उनकी अक्षय तृतीया अगर कुछ होती है तो उससे फर्क पड़ता है, उनकी अगर कोई धनतेरस होती है उससे फर्क पड़ता है, उनकी यहाँ कोई शादी का अगर हो, हमारे यहाँ शादी ब्याह, ये एक यहाँ पर पता नहीं क्यों एक लोकल यहाँ पर धारणा है। अब तो शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, सोना महंगा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, जबकि बार बार 200-400 रुपए ऊपर नीचे होता है, वो हाँ। भी ज्वेलर टू ज्वेलर होता है विक्रांत, उससे कोई जी। फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। हम तो यहाँ बड़ी बड़े बदलाव का देखते हैं, हम तो यहाँ उसको डॉलर्स में ट्रैक करते हैं। कोई आ जाए फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल सीजन का कॉमेक्स में जो डेवलपमेंट हो रही है, हाँ। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो डेवलपमेंट हो रही है, उससे भारत में शादी ब्याह होती रहे, चाहे एक दिन में 5 लाख शादी हो, एक दिन में 10 लाख शादी हो। हाँ, थोड़ी फिजिकल डिमांड सोने की बढ़ यहाँ पर जाएगी। बढ़ जाती है।
जो ज्वेलरी की डिमांड पर, उससे मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो कॉमेक्स में प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिटर्मिनेशन होते हैं, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सर। ये क्योंकि सर खरीद तो जरूर बढ़ जाएगी, खरीद की क्वांटिटी बढ़ जाएगी हाँ, थोड़ा। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है सर जी। एक और बड़ी खबर आई कि कस्टम ड्यूटी जिसका जो भारत सरकार ने सोने और चांदी पर लगाया, उसमें 80 दिनों में 10,000 करोड़ से ज्यादा भारत सरकार ने कमाया। यानी 13 मई से 2 अगस्त के बीच में सरकार को 10,463 करोड़ रुपए मिले। तो सरकार एक तो जो विदेशी मुद्रा जाती थी उस पर थोड़ा रोक लगा, और सरकार की कमाई भी बढ़ते हुए दिखाई दी। सर सरकार के तो बल्ले बल्ले हो गए इस बीच। नहीं, विदेशी मुद्रा पे कहाँ रोक लगा? अगर आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही है हाँ विक्रांत, सर, तो लेकिन इंपोर्ट कम ड्यूटी हुआ तो जब इम्पोर्ट। जी, इम्पोर्ट कम हुआ। जब आप, हाँ मतलब जो आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हाँ ड्यूटी तो उसी पर जाती है जी। ना। तो हाँ इसका मतलब सोने का इंपोर्ट बदस्तूर जारी है, पहली बात तो ये समझनी होगी। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ा है, पर इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ी है विक्रांत, वो बढ़ी है क्योंकि 6% से हमने उसको पंद्रह 15। परसेंट कर दिया। हाँ तो वॉल्यूम वाइज ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम वाइज इंपोर्ट जो है हमारा घटा है, हाँ परंतु इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्शन वो बढ़ गई है। जबकि हाँ इंपोर्ट, क्योंकि हमने उसको डबल से भी ज्यादा कर दिया, करीब करीब हमने उसको 1.5 गुना कर दिया, हाँ तो उसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, इंपोर्ट बदस्तूर। अब देखिए, अभी आपने शादी ब्याह की बात करी, अब हाँ शादी ब्याह में जितना जितना ज्वेलरी चाहिए, उसके लिए गोल्ड चाहिए ना वहां से, हाँ तो वो तो इंपोर्ट होगा ही होगा, बल्कि अब आपको आगे 1-2 महीने में इंपोर्ट और बढ़ता हुआ नजर आएगा। हाँ और अगर कहीं विक्रांत हाँ ये कीमतें और बढ़ गई, हाँ अगर ये कीमतें $4,500 पार कर गई, यानी कि भारतीय रुपयों में बात करूं तो 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम अगर पास कर, मैंने 1,60,000 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है। मुझे लगता है अगर ये 1,60,000 पार करती है, तो फिर ये वो जो इसका ऑल टाइम हाई था, एक हाँ लाख अस्सी बयासी का, हाँ ये वहां तक पहुंचने में इसको बहुत ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मुशक्कत एक शब्द होता है, इसमें आवश्यकता। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ तो ये वहां पर जाएगा, तो 1,60,000 पार करता है तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था, चढ़ते हुए सूरज को सलाम है। लोग यहाँ क्या है, जब चढ़ रही हो प्राइसेस, तब उसमें, जब बस चल पड़ती है ना, तब हाँ भाग के चढ़ते हैं, खड़ी बस में नहीं चढ़ते हैं। हाँ जब बस चलती है, फटाफट पकड़ लो निकल जाएगी। तो अब इसमें और इस बस में लोग चढ़ेंगे, उससे और ज्यादा रफ्तार आएगी और डिमांड भारत में और बढ़ेगी, क्योंकि ईटीएफ्स खरीदना शुरू कर देते हैं लोग। ज्वेलरी में जो निवेश करते हैं, ज्वेलरी फॉर्म में, वो ज्वेलरी और बनवाना शुरू कर देते हैं। शादी ब्याह में भी जहां एक सेट देना हो, वहां 2 सेट दे दिए, 1.5 सेट दे दिया, जहां 2 कंगन देने हैं वहां 4 कंगन दे दिए। तो ऐसे में फिर डिमांड वो साथ में बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे ये, इसको हम बोलते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, हाँ। यानी एक दूसरे का कॉज भी है और एक दूसरे का इफेक्ट भी है। तो कीमत बढ़ना कॉज भी है और कीमत बढ़ना इफेक्ट भी है, दोनों तरीके से चलता है। सर एक बड़ी खबर जो अभी आई, सोने चांदी की बात तो हमने कर ली, थोड़ा मार्केट की बात कर लें सर। मार्केट को बीच बीच में बड़े झटके लगते हैं सर। 2 साल से हमारी मार्केट ने कोई रिटर्न दिया नहीं, और अब टाटा सन्स के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो अपने पद पर अभी बने रहेंगे फरवरी तक, लेकिन इस्तीफा दिया उसके तुरंत बाद टाटा के जितने कुछ शेयर है उनमें गिरावट भी देखी गई। इस घटना को किस तरह से देखा जाए, समझा जाए? वेल, टाटा पे मैं आता हूँ। इस बीच पहले बता दूं आपको, सोने का भाव $4,400 पार कर गया हमारे बात करते ओ करते। चार हाँ। हजार चार सौ चार डॉलर है। टाटा पर आते सर हैं, भैया टाइम भी एन बता दीजिए सर। चंद्रशेखर इस समय समय हो रहा है 12:30 बजे, जब शरद जी हमसे बात कर रहे हैं। जी। और टाटा सन्स के चेयरमैन हैं मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी हाँ भी बने हुए हैं, एन चंद्रशेखरन। 1987 में इन्होंने टाटा सन्स ज्वाइन करी थी। 40 साल इनको 2027 में पूरे हो जाएंगे, बल्कि इसी साल के अंत में 40 साल पूरे हो जाएंगे। टीसीएस के पहले आपको याद होगा चेयरपर्सन रहे थे। टीसीएस को एक नए मकाम पे पहुंचाने में एन चंद्रा का, और सबसे वैल्यूबल कंपनी बनाने में एन चंद्रा का बहुत बड़ा रोल रहा था, इसीलिए इनको टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था। हम्म, जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है। ये कंपनी खुद शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, पर जितनी भी टाटा की मेन मेन कंपनीज है, इंडियन होटल है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, टाटा कंज्यूमर है, टाटा केमिकल्स है, जितनी भी कंपनीज है, उन सब कंपनीज की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स है। तो कुल मिला के कहें तो टाटा ग्रुप को टाटा सन्स कंट्रोल करती है, और टाटा सन्स का 66% होल्डिंग टाटा ट्रस्ट के पास है। हाँ तो टाटा ट्रस्ट अल्टीमेटली कंट्रोल करती है, उसके नीचे टाटा सन्स और उसके नीचे ये कंपनीज। तो टाटा सन्स में इनको, इनका टर्म एक्सटेंड करने की बात चली थी, तो टाटा सन्स में कुछ मामलों पे नियम होता है, जब तक सब बोर्ड मेंबर्स राजी नहीं होते,
तो इनको इनका टर्म एक्सटेंड नहीं किया तब किसी एक आध बोर्ड मेंबर ने शायद अपनी असहमति जताई, तो उसका इनको पता लगा, तो इन्होंने तुरंत जो है अपने पेपर्स डाल दिए कि मेरा बहुत अच्छा, कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई है, बहुत अच्छे टर्म्स पे। और ऑलरेडी इनका 20 फरवरी 2027 को तो ऑलरेडी टर्म खत्म होने जा रहा था, अभी फिलहाल बने रहेंगे तब तक। कोई नया आ जाएगा वहां पर विक्रांत प्रोफेशनल, देखिए एन चंद्रा टाटा फैमिली से नहीं है। हाँ और ये एक प्रोफेशनल चेयरमैन है। प्रोफेशनल चेयरमैन का मतलब होता है, अब चेयरमैन नॉर्मली मालिक, आपको जब चेयरमैन सुनते हैं भारतीय संदर्भ में तो ऐसा लगता है भाई मालिक है, चेयरमैन तो मालिक होगा। पर ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी अब टाटा हो गई थी, उसको चलाने वाले अब एक प्रोफेशनल थे। बाकायदा एन चंद्रा को तनख्वाह मिलती थी, कुछ शेयर्स तो इनके पास थे ही थे, वो अलग बात है, पर वैसे ये नौकरी कर रहे थे, चेयरमैनशिप की नौकरी एक तरह से कर रहे थे, जिस पद से इन्होंने इस समय इस्तीफा दिया है। बहुत जल्द मार्केट ने रिएक्ट किया, टीसीएस का शेयर तो मैं देख रहा था 5% के करीब स्लाइड कर गया नीचे एक समय पे। अभी भी इस समय जब हम बात करें, निफ्टी करीब 170-80 पॉइंट के आसपास नीचे है। एकदम से मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म रिएक्शन है मार्केट का, जब तक इनके सक्सेसर की घोषणा नहीं होती। जैसे ही घोषणा होगी, मार्केट में मेरी कुछ सर्कल से अभी थोड़ी देर पहले बॉम्बे में बात चल रही थी, उन्होंने बताया कि लोग सुनना चाहते हैं कि कौन आ रहा है। हाँ क्या कोई एन चंद्रा 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 इनको बोलते थे, क्या कोई चंद्रा जैसा ही कॉम्पिटेंट आ रहा है, या इनसे और भी ज्यादा कॉम्पिटेंट आ रहा है, इनके बराबर आ रहा है। ये मार्केट सुनने की इंतजार कर रही है। जब तक वो थोड़ी सी अनिश्चितता बन जाती है, तो मार्केट में जो ट्रेडर्स है वो एकदम से बस बेचो 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 शुरू कर देते हैं। मार्केट बच्चे की तरह रिएक्ट करती है, वो आपको 1-2 दिन में रिकवर करती दिख जाएगी। ओवरऑल मार्केट सुबह नेगेटिव थी, क्योंकि क्योंकि कच्चे तेल के दाम फिर $90 के आसपास घूमने लग गए हैं, तो इसलिए मार्केट उसको लेके चिंता हो रही है कि फिर एक बार महंगाई की लहर। और बड़ी बात मैं बताऊं, आज शाम को महंगाई के आंकड़े आने हैं, भारत के सीपीआई के जुलाई के महीने के आंकड़े आने हैं। 4.38 जून के महीने में रिकॉर्ड की गई थी। बहुत बेसब्री से इंतजार है, मेरे जैसे अर्थशास्त्रियों को खासकर इंतजार है कि क्या सीपीआई बढ़ती है घटती है, क्या इशारा कर रही है। तो महंगाई की एक तरह से चिंता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, और क्रूड ऑयल को लेके, उसको लेके मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव थी, और जैसे ही ये खबर आई मार्केट और ज्यादा थोड़ी सी पिटाई हुई मार्केट की। हो सकता है मार्केट बंद होते होते, इस समय मैं देख रहा हूं करीब 170-80 पॉइंट है, हो सकता है मार्केट बंद होते होते थोड़ा बहुत रिकवर करे, या थोड़ा बहुत और ज्यादा करेक्शन हो, पर एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। टाटा ग्रुप कहीं नहीं जा रहा। $290 बिलियन का टाटा एम्पायर है विक्रांत, कहीं नहीं जाने वाला है। इट इज टू बिग टू कोलैप्स। एक नौकरी से किसी ने रिजाइन किया है, ठीक है, वो चेयरमैन थे, दूसरे चेयरमैन का नाम आपको जल्द सुनने को मिल जाएगा। मैं बहुत ज्यादा, मुझे परिवार के रिफ्ट के बारे में भी पता है, पर मैं किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किसी परिवार के रिफ्ट के बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूं। तो इसलिए इतने से ही हम तसल्ली करें कि दूसरा चेयरमैन अनाउंस हो जाएगा। जिन लोगों ने टाटा कंपनी के शेयर्स लिए हुए, उनको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। सर, अंतिम, मैं अंत में 2-3-4 मिनट आपके लूंगा सर। 2-3 जो हमारे दर्शक हैं उनके सवाल लेना बहुत जरूरी है सर, जी, क्योंकि वो जरूर लोग जरूर। बहुत डेडिकेटली देखते हैं सर। एक हमारे दर्शक हैं सर, ये बहुत से व्यूअर्स की समस्या होगी जिसकी तरफ आप भी इशारा करते हैं, तो आपकी थोड़ी गाइडेंस उनके लिए रहेगी तो शायद अच्छा रहेगा। उन्होंने ये कहा है जी, कि वो ट्रेडिंग में नए हैं और उन्होंने एक अच्छा अमाउंट जो है वो खो दिया है अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो उन्होंने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में पाई थी, उन पर काम करते हुए बड़ा अमाउंट उनका नुकसान हो गया है। वो, आई वुड सिंसियरली अप्रिशिएट एनी रिकमेंडेशंस यू हैव। तो इस तरह के निवेशक को क्या समझाना चाहेंगे सर? मैं हाथ जोड़कर, जो भी हाँ है इनका नाम मत लीजिए, क्योंकि हो जी। सकता है नाम अपना ना सार्वजनिक हाँ करना चाहें। मैं आपसे दिल से हाँ और दिमाग से और पूरे के पूरे अपने शरीर से हाँ आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा, कृपया ट्रेडिंग छोड़ दें। हाँ। आपने वैसे तो आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। हम्म, आपने कहा कि आपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स ना जाने कितने अटेंड किए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताई गई। कोई कहता है मुझे 15 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, मुझे ये साल हो गए। मुझे एक व्यक्ति का, मैं इनसे हमारे माननीय व्यूअर से पूछता हूं, मुझे एक ऐसे व्यक्ति का नाम आप ढूंढ के बताइएगा हाँ। जो कि ट्रेडर है और उनकी अमीरों में गिनती होती है। किसी एक का मुझे ढूंढ के बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। है ही नहीं। और बिल्कुल। ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो है, जुआ है। क्षमा करें, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जुआ हम्म, किसी का ना हुआ। हम्म, और किसी दिन ट्रेडिंग, खाली ट्रेडिंग के बारे में एक वीडियो करेंगे विक्रांत आपके साथ, हम्म। जिसमें जिसमें मैं खाली ट्रेडिंग के क्या प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, क्यों ये एडिक्टिव हो जाती है, क्यों इसमें किसी को लत लग जाती है, ये ऐसी आदत है। तो साहब, मेरी प्रार्थना है कि आप, जो हुआ सो हुआ। और लोग, क्या होता है कि इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में विक्रांत और और ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं, नुकसान। और ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग करते हैं, और एक एक
एक भंवर में फंसते जाते हैं, अंदर उसके धंसते जाते हैं। तो सर ट्रेडिंग आप छोड़ दीजिए। मैं तो हमेशा ही बोलता हूं कि ट्रेडिंग में, सेबी का डेटा है, मैं क्या कहूं, 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा गवाते हैं। आप पूछेंगे वो 10% में मैं होना चाहता हूं जो पैसा कमाते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, वो 10% बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इसमें से कमा के ले जाते हैं। इंडिविजुअल किसी ने भी पैसा नहीं कमाया। पर एक ऐसी आदत है, अभी भी मुझे हाल में कोई व्यक्ति मिले जिन्होंने ट्रेडिंग में अपना सब कुछ गवा दिया, और जब सब कुछ गवाया तब मेरे पास आए तो मुझे गाना याद आया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या तो किया, क्या है? पुराना गाना है। तो सर मेरी आपसे जो भी है इनसे रिक्वेस्ट है, जो हाँ। हो गया सो हो गया, फॉरगेट इट लाइक अ बैड ड्रीम। आगे से प्लीज ट्रेडिंग मत करिए, आप निवेशक बनिए, ट्रेडर मत बनिए। बस मैं यही कह सकता हूं, और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि किसी के पैसे का नुकसान होता है तो हाँ, जितना दुख आपको हुआ है, हमको सुन के उतना दुख, बिल्कुल उतना ही दुख होता है जी। बिल्कुल। सर एक दर्शक है हमारे भुवनेश शर्मा, उनका ये कहना है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडस्ट्रीज में कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर रहा है, तो क्या लॉन्ग टर्म में सिल्वर डाउन जा सकता है क्या? अगर सिल्वर की जगह कॉपर ने ले ली इंडस्ट्रियल यूज में, तो क्या उसका असर चांदी पर भी पड़ेगा? नहीं, कॉपर देखिए, कॉपर अगर हम इसको इसको साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब जगह कॉपर सिल्वर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। पहली हाँ, बात तो आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि ऐसे अगर होता तो कॉपर तो सरप्लस में है, सिल्वर हाँ, शॉर्टेज में। अभी बिल्कुल मैंने बिल्कुल। आपको बताया 66.2 मिलियन आउंस की दुनिया में कॉपर सिल्वर की शॉर्टेज है, और सिल्वर कॉपर तो बहुत सस्ता है। तो फिर तो जितनी जगह सिल्वर इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सब डेटा कॉपर ले इक्विपमेंट में, आएंगे। सोलर से, हाँ, सब जगह हो जाता है फिर। तो ऐसा रिप्लेसेबल नहीं है, हाँ, कॉपर सरप्लस में है। नहीं, सिल्वर की अभी कोई मांग गिरने की उम्मीद नहीं नजर आ रही, क्योंकि सिल्वर के विकल्प पे काम चल रहा है, पर कुछ भी विकल्प अभी तक कामयाब नहीं रहा है। हाँ। आज भी सिल्वर की शॉर्टेज है, इसीलिए सिल्वर आपको हाल की भी जो रैली है उसमें 15% भागता हुआ दिखा है। सिल्वर सिल्वर भागता है, और सिल्वर आगे भी मुझे लग रहा है यहाँ से भागेगा। तो इसलिए ये खबर पूरी तरह से पुष्टि नहीं। कोई एक आध चीज ऐसी हो सकती है जहां पर सिल्वर को कॉपर वायर्स ने या कॉपर एज ए मेटल ने रिप्लेस कराओ, पर ये बात पूरी तरह से पुष्टि इसकी मैं नहीं कर सकता। सर एक अंतिम सवाल एक और व्यूअर्स का पूछना चाहूंगा। शिवम मित्तल जी हैं हमारे दर्शक, ये जानना चाहते हैं कि येन फिर से गिरता जा रहा है, तो अगर येन को बचाने में अमेरिका और जापान दोनों कामयाब नहीं हुए उसे गिरने से रोकने में, तो उसका वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड मार्केट में क्या असर पड़ सकता है? जी हाँ, येन अभी आज जब हम बात कर रहे हैं, मेरे सामने एक फॉरेक्स स्क्रीन भी रहता है, 159 के आसपास है पर डॉलर। और ये रिकवर, आपको याद होगा हमने बात किया था येन का, तो 154 पर आ गया था, फिर ये कमजोर पड़ने लग गया है। तो मैं इनको ये बताऊं, अभी येन को कोलैप्स नहीं करने दिया जाएगा, हम्म। आप ये इस बात से निश्चिंत रहिए। जापान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है, वो कोलैप्स नहीं करने वाली है। अगर होने की नौबत आएगी तो अमेरिका उसको फिर बचाएगा। और हाँ, अगर अमेरिका बचाएगा तो सोने चांदी के लिए अच्छा रहेगा। आपको याद होगा पीछे हमने बात करी थी। तो अभी येन कोलैप्स करने वाला नहीं है। येन दुनिया की जो 6 टॉप की करेंसीज हैं जो डॉलर इंडेक्स में आती है, उनमें से एक है। तो ये करेंसी इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं होगी, कुछ समय है। जापानीज अर्थव्यवस्था बूढ़ी हो रही है, वो अलग बात है, पर अभी इतनी जल्दी ये नौबत नहीं। और दूसरा, डॉलर आगे जो कमजोर होगा उससे भी येन को अपने आप सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसलिए आपका अंदेशा ठीक है, पर हम्म। ऐसा होगा नहीं अभी। इमीडिएट फ्यूचर में कोई होने की उम्मीद नहीं है। तो क्योंकि होने की उम्मीद नहीं है, तो हम उसकी कल्पना और उसके इम्पैक्ट को भी, बिल्कुल हमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ ये तमाम आ, चीजों पर ये जानकारियां बहुत दी जी। ये बहुत अच्छा है विक्रांत। आप आखिरी के 5 मिनट अपने हाँ, इंटरेक्शन के इस पे रखा करिए, आप दर्शकों के सवाल लिया करिए। हाँ, मैं अपने शरद कोहली ऑफिशियल पे चैनल पे रोज लोगों से माफी मांगता हूं, इस पे भी ये भी शरद कोहली ऑफिशियल पे जा रहा है, मैं माफी मांगता हूं कि मैं कमेंट पढ़ तो लेता हूं, हाँ, पर मुझे कमेंट पे रिएक्ट करने का समय नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा है कि आप दर्शकों के सवाल ले, तो हम उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। और एक सवाल कईयों का सवाल हो सकता है, हाँ, कईयों को बिल्कुल। जवाब दे सकता है। और प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं, हाँ, और या आप देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, खाली देख के बस अपना जानकारी में इजाफा करके आप चले जाते हैं, तो आपसे गुजारिश है वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। उंगली चलानी होती है छोटी सी, हमारे लिए जिंदगी मौत का सवाल हो जाता है। थोड़ी अतिशयोक्ति हो गई, हमारे लिए मोटिवेशन हो जाती है। नमस्कार। मोटिवेशन हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। थैंक यू।